हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के लिए हमारे सीरीज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किलर के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पीटर नेथानियल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि नेथानियल की बॉडी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है और नेथानियल हंसता हुआ बोल रहा होता है, तुमने पहले कभी भी इस तरह की बॉडी नहीं देखी होगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बॉडी एक इवोल्यूशनरी लेजेसी है। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका क्या मतलब है। लेकिन नेथानियल उसे बताता है इसका मतलब है कि मेरी बॉडी एक एंटी फ्रेजिलिटी है, यानी कि अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे क्योंकि हमारी फाइट के दौरान मुझे जितनी भी पेन होगी उससे मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया है और उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मैंने अपनी बॉडी को एक नई शेप दे दी है और मेरी बॉडी एक वेपन बन चुकी है। और क्या तुम जानते हो इस सब का मतलब क्या है? ऐसे वक्त हम देखते हैं कि नेथानियल बहुत ही तेजी के साथ किम की तरफ आ रहा होता है और साथ ही वो बोल रहा होता है इसका मतलब है कि तुम मरने वाले हो। और इसी वक्त नेथानियल पीटर की गर्दन को पकड़ लेता है और वो बहुत ही जोर से पीटर को उठाकर जमीन में दे के मारता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और इसी के साथ नेथानियल काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने जब भी किसी भी पर्सन को अपने हाथों के साथ एक बार भी पकड़ा है वो इंसान कभी भी खुद को मेरे हाथ की ग्रिप से नहीं छुड़ा पाया है, लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा डिफरेंट हो। और हम देखते हैं किम उसे काफी ज्यादा दूर बैठा हुआ होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर नेथानियल काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने अपनी पूरी स्पीड के साथ किम को उसकी गर्दन से पकड़ लिया था, लेकिन किम ने बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपनी गर्दन को पीछे करके अपने हाथों को मेरी ग्रिप के अंदर डाल दिया और उसने बहुत ही आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन आखिर किसी पर्सन की रिएक्शन स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है? क्या यह सच में कोई डी रैंक हंटर है? लेकिन इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है एक मोमेंट के लिए तो मुझे भी लगा था कि नेथानियल ने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ लिया है, लेकिन मैंने उसे टाइम पर डिटेक्ट कर लिया। लेकिन ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा सुइयों को चुबा दिया है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है नेथानियल के हाथों की ग्रिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस वक्त इसने एक वॉल को तोड़ के उस एक्सपेरिमेंट को पकड़ लिया था और इसने बहुत ही आसानी से अपने हाथ की ग्रिप से ही उस एक्सपेरिमेंट के स्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका साफ मतलब यही है कि अगर इसने मुझे एक बार भी पकड़ लिया तो इससे बचना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नेथानियल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बोल रहा होता है किम तुम तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मुझे लगता है तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ नेथानियल बोल रहा होता है किम तुम भले एक डी रैंक के हंटर हो लेकिन तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी देखी थी और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे अंदर एक ए रैंक किलर के जितना पोटेंशियल है और तुम बहुत ही आसानी से एक ए रैंक किलर बन जाओगे। लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं जब भी किसी पर्सन से फाइट करता हूँ तो मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ और एक डॉग की तरह मुझसे अपनी लाइफ की भीख मांगो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो ये सुनकर पीटर बोलता है मुझे लगता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये सुनकर नेथानियल बोलता है ओह तो फाइनली तो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। और इसी के साथ हमें उस ब्लाइंड लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो और उसका एक सबॉर्डिनेट किम की इस तमाम फाइट को देख रहे होते हैं और सबॉर्डिनेट बोल रहा होता है मास्टर आखिर ये किम कर क्या रहा है? अगर इसने यहाँ पर हार मान ली तो नेथानियल इससे हमारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेगा और हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर अपने बाजू के ऊपर से अपनी शर्ट के ऊपर कर रहा होता है और ये देखकर नेथानियल बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो पीटर बोलता है क्या तुम जानते हो जब बच्चे गलती करते हैं तो उनके पेरेंट्स या कोई एक पर्सन उनकी पिटाई करने के बाद उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है ताकि वो दोबारा इस तरह की गलती ना करे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा और मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दूंगा। तो ये सुनकर नेथानियल को किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही वो उससे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि नेथानियल बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और इसी वक्त पीटर भी नेथानियल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है और ये बहुत ही तेज रफ्तार के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर नेथानियल को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है और वो उसे फाइट बैक करने का भी मौका नहीं दे रहा होता। और यहाँ पर इतने ज्यादा धमाकों की आवाज सुनने के बाद वो ब्लाइंड लड़की अपने सबॉर्डिनेट से बोलती है आखिर हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा शोर कैसे हो रहा है? तो वो पर्सन बोलता है मैडम मुझे समझ नहीं
नहीं आ रही आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन मैं इतना यकीन से बोल सकता हूँ कि ये दोनों ही ह्यूमंस तो नहीं है, बल्कि ये दोनों ही मॉन्स्टर्स है। और इस वक्त दो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हम नेथेनियल को देखते हैं जो कि पीटर से फाइट करते हुए सोच रहा होता है किम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोचा नहीं था कि एक डी रैंक का किलर मुझे इस तरह टक्कर दे सकता है, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलने वाली। और हकीकत ये है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और हमें दिखाया जाता है कि नेथेनियल की बॉडी की पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो गई होती है और इसी के साथ वो पीटर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वो हंसते हुए सोच रहा होता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में फाइट करते हुए अपनी फाइट को कभी भी इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया है। और इसी के साथ वो अपनी पंचेस को किम के साथ टकराते हुए सोच रहा होता है मैंने किम की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा है और किम की तमाम स्टेट्स ही बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, जिससे साफ जाहिर है कि किम मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि किम हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो आखिर दम तक मुझसे फाइट करना चाहता है। लेकिन इसी के साथ नेथेनियल सोचता है शायद मुझे अब इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर जब उसे किक मार रहा होता है तो नेथेनियल उसके पैर को पकड़ लेता है और वो पीटर को हवा में घुमाना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही जोर से उन ट्यूब्स में देकर मारता है और पीटर काफी ज्यादा ट्यूब्स को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और इसी वक्त नेथेनियल बहुत ही तेजी के साथ जंप करके किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और साथ ही वो बोल रहा होता है किम कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी तुम मारे गए। और इसी वक्त वो पीटर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है जिसकी वजह से एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और इसी वक्त वो सबॉर्डिनेट अपनी मैडम से बोलता है मैडम मुझे लगता है नेथेनियल ने किम को मार डाला है। और ये सुनकर वो ब्लाइंड लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त उसे पीटर की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है तुमने बोला कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई पर्सन जितना भी चाहे अटैक क्यों ना करे लेकिन उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उसने इस पंच को डॉच कर दिया होता है और वो बोलता है और तुम्हें लगता है कि तुम जब भी किसी पर्सन से फाइट करते हो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो जिस चीज को तुम अपने लिए एक ब्लेसिंग समझ रहे हो यही चीज तुम्हारी जान भी ले सकती है, क्योंकि मैं इतनी देर से तुम्हारी इस ब्लेसिंग के साइड इफेक्ट का ही वेट कर रहा था। और ये सुनकर नेथेनियल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस वक्त नेथेनियल की बॉडी के ऊपर जितने भी मसल्स होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुके होते हैं और नेथेनियल अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है शिट आखिर मैंने इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं किम से फाइट करने में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे इस चीज का ख्याल ही नहीं रहा कि किम से फाइट करते हुए मेरी बॉडी के मसल्स बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किम को बहुत ही आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन मैं तो इस कमीने को अभी तक एक प्रॉपर हिट भी नहीं लगा पाया और इसने मेरे तमाम अटैक्स को ही डॉच कर लिया है। लेकिन इसी वक्त पीटर नेथेनियल से बोलता है नेथेनियल क्या तुम जानते हो तुम मुझसे हार चुके हो। और ये सुनकर नेथेनियल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किम से बोलता है तो मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन इसी वक्त पीटर उसे एक किक मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ नेथेनियल सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं हरा सकता, ये सिर्फ एक डी रैंक किलर है जबकि मैं वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स से भी फाइट कर चुका हूँ और अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है और मैं ये नहीं मान सकता कि मुझे सिर्फ एक नॉर्मल डी रैंक के किलर ने हरा दिया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि नेथेनियल हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वो अपने शूज के ऊपर से एक स्टिकर को उतार कर उसे खा लेता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है किम क्या तुम जानते हो मैं हमेशा ही अपनी बॉडी के लिए अपने साथ कुछ एंटीडोट्स रखता हूँ और अब क्योंकि मैंने इस एंटीडोट को ले लिया है तो मेरे मसल दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि नेथेनियल के मसल्स दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ उसकी आईज बिल्कुल रेड हो चुकी होती है और वो बुरा होता है तुम्हारी वजह से मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है और मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए ही तुमसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर सकता हूँ, जिसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नेथेनियल के मुंह में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इसी वक्त नेथेनियल काफी ज्यादा जोश में आ गया होता है और वो बोलता है लेकिन 3 मिनट तुम्हें मारने के लिए काफी है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और किम भी नेथेनियल से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही तेज रफ्तार के साथ एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की अब फाइनल बैटल स्टार्ट हो गई होती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ नेथेनियल हमें बता रहा होता है मैं अभी तक वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी पूरी लाइफ में पहली मर्तबा देखा है और मुझे समझ नहीं आ रही आखिर कैसे, लेकिन मैं इस पर्सन को टच तक नहीं कर पा रहा हूँ जबकि मेरी स्पीड इससे बहुत ही ज्यादा तेज है और मेरी स्ट्रेंथ भी इससे बिल्कुल भी कम नहीं है।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ नेथेनियल के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इसी वक्त वो नेथेनियल के सर पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। और इसी के साथ नेथेनियल हमें बता रहा होता है, मैं तब से यही सोच रहा था कि किम की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर उसकी तमाम स्टैट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो आखिर किम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है। लेकिन ये चीज अब मुझे समझ आ चुकी है और मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि भले ही हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारी बॉडी की तमाम स्टैट्स के बारे में बता देते हैं, लेकिन एक इंसान की मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं बता सकती कि वो पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और मुझे समझ आ चुकी है कि किम की स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज्यादा है और मैं उसे नहीं हरा सकता। और क्या तुम जानते हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि नेथेनियल की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है किम बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ही ज्यादा है और उसे फाइट करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट कर चुका है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ नेथेनियल के पास आ गया होता है और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार रहा होता है। और पीटर को देखकर नेथेनियल सोच रहा होता है किम तो सच में एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक मेडिकल कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर कोई पर्सन एक कसम खा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डॉक्टर बनने के बाद तमाम पेशेंट्स की हेल्प करूंगा और मैं उनकी जानों को बचाऊंगा और मैं किसी भी पर्सन को मरने नहीं दूंगा और मैं अपने फर्ज को बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि नेथेनियल है, जिसका असली नाम नहयोन है, जो कि 13 साल की उम्र में ही कंट्री के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एंटर हो चुका है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। और इसी के साथ नेथेनियल हमें बता रहा होता है, मैं बचपन से ही बहुत ही बड़ा जीनियस था, लेकिन इसी के साथ मैं बहुत ही ज्यादा वीक भी था और मेरी बॉडी की कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और मैं नॉर्मल बच्चों की तरह खेल नहीं पाता था और मैं सिर्फ एक बिस्तर के ऊपर ही पड़ा रहता था और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। लेकिन एक दिन मैंने टीवी के ऊपर एक शो देखा जिसके अंदर बताया गया था कि कीड़े मकोड़ों को इवॉल्व करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। और इसी दिन मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइडिया आया और मैंने सोचा कि मैं अपनी बॉडी को इवॉल्व करूंगा और मैं वो हासिल करूंगा जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन वो टाइम आया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड पेशेंट को लाया गया होता है जिसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है और सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये पर्सन बच पाएगा। पुलिस वालों का कहना है कि ये पर्सन एक सीरियल किलर है जो कि एक पर्सन को किल करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन क्या तुम इस बात का यकीन करोगे कि यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जिन्हें इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो इस पर्सन को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं जैसे वो हर एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि नहयोन होता है जो कि इस पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो इसका ऑपरेशन करने के लिए आ चुका होता है। और इसी के साथ हमें नेथेनियल बता रहा होता है कई सालों के बाद उस दिन फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज देखी और मैंने देखा कि जो पर्सन मेरे सामने मौजूद है उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी है। और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस इंसान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी कैसे है। और मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था और मैं जानना चाहता था कि आखिर इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या है। और मैंने अपने आप को समझाया कि ये गलत है, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली गई और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। और उस दिन मैंने उस पर्सन की बॉडी को मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया, यहाँ तक कि मैंने उसकी बॉडी के अंदर से तमाम ऑर्गन्स को अलग अलग करके चेक किया, लेकिन इस चीज की वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई। और उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और इसीलिए मैं हॉस्पिटल को छोड़कर भाग गया और मैं कई सालों के लिए गायब हो गया। लेकिन इन दिनों में मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और मैं बहुत ही ज्यादा लोगों को पकड़कर ऐसे ही अपनी लैब के अंदर लाता रहा और मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा। और फाइनली मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया जिसके जरिए मैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। और फिर मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और फाइनली मैंने एक ऐसी पावरफुल बॉडी को हासिल कर लिया जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जिसके बाद मैंने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर दी और मैंने उन सभी को हरा दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे 30 साल के एक्सपेरिमेंट आज मुकम्मल तौर पर वेस्ट हो चुके हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने नेथेनियल को एक बहुत ही जोरदार किक मारी होती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लैब भी अब काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और हम नेथेनियल को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है, किम ने मेरी बॉडी को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में किम के अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक कि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और मैं भी समझ चुका हूँ कि यही मेरा एंड है। और इसी वक्त पीटर भी नेथेनियल के पास आ चुका होता है और वो बोलता है अपनी बॉडी को मूव मत करो, अगर तुम अपनी बॉडी को मूव करोगे तो उतनी जल्दी ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो ये सुनकर नेथेनियल बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किम मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जबकि मेरी एज भी तुमसे
बहुत ही ज्यादा है और मैंने पूरे 30 साल तक इन्हीं चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया है और तब जाकर मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था। लेकिन आखिर क्या वजह है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? तो नथानिएल की बात सुनकर पीटर बोलता है, वेल अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं भी तो तुम्हें समझ तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें इस बारे में बता ही देता हूँ। इसी के साथ पीटर वहाँ से मुड़ जाता है और वह जाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता था कि तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, लेकिन तुम नहीं जानते जिस चीज को तुम एक्सपीरियंस कहते हो वो एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि 70 ईयर्स में जो चीजें मैंने बर्दाश्त की है असली एक्सपीरियंस उसे ही कहा जाता है। जिसके बाद किम वहाँ से चला जाता है और किम की ये बात सुनकर नथानिएल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, क्या 70 ईयर्स? मैं इस बारे में जानता हूँ। जब पीटर को ऑर्फनेज में लाया गया था तो उसकी एज सिर्फ 10 ईयर थी, जिसके बाद पीटर ने 70 ईयर्स तक किलर के काम को किया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? और इसी के साथ नथानिएल बोल रहा होता है, अगर मैं एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, पीटर तुमसे फाइट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ नथानिएल की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है, जब ग्लोरी हॉस्पिटल के लोगों ने इस हॉस्पिटल की सिचुएशन को देखा था तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को क्लीन करवा दिया और ये इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल में से लीक नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है और वो लोग इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि इन सभी लोगों को पीटर ने ही किल किया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, टीचर मैं आपसे ये पूछना चाहता था, क्योंकि अब तो हम हॉस्पिटल से भी वापस आ चुके हैं, तो क्या आप हमें कोई ऐसा तरीका बता सकते हो कि जिसके जरिए हम तेजी से अपनी रैंक को अप कर सकें? तो ये सुनकर उनका टीचर बोल रहा होता है, इडियट्स क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक किलर की रैंक को अप करना इतना ज्यादा आसान है? और तुम जैसे इडियट्स तो अपनी पूरी लाइफ भी अपनी रैंक को अप नहीं कर सकते। तो ये सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, टीचर आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन हम लोग इतने बुरे भी नहीं है, हम लोग काफी टाइम से काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अपनी रैंक को अप करने के लिए अब हम काबिल हो चुके हैं। और इसी के साथ जे बोलता है, यूना आखिर तुम इस बारे में क्या कहती हो? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये सुनकर यूना भी बोल देती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वो बहुत ही खामोशी से बैठी हुई होती है। और हम देखते हैं कि उसके पास ही पीटर भी बैठा हुआ होता है जो कि यूना को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ यूना सोच रही होती है, सब चीजें काफी अच्छे तरीके से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आखिर मैं इतनी ज्यादा सैड क्यों हूँ? क्या इसकी वजह यह है कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगी? और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस में भी दिखाई जाती है जहाँ पर नथानिएल यूना से बोल रहा होता है, तो फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन मौजूद है जिसके जरिए तुम्हारे भाई को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन उस मेडिसिन के एक इंजेक्शन की प्राइस $4.5 बिलियन है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस इंजेक्शन को तुम्हारे भाई की बॉडी में लगा दिया जाए तो तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी से रिकवर कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। और इस वक्त पीटर बोलता है, यूना आखिर क्या बात है? क्या तुम अपने भाई के लिए परेशान हो? तो यूना बोलती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी नथानिएल ने मुझसे जिन इंजेक्शंस के बारे में बोला होगा वो तो उसकी लाइफ के साथ ही डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, यूना तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने भाई के लिए कोई ऐसा तरीका तलाश जरूर कर लोगी जिसके जरिए तुम उसे जल्दी ठीक कर सको। तो यूना बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो और मुझे इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपने स्कूल वापस आ चुके होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने हॉस्टल के लिए चले जाते हैं। यही इसी के साथ पीटर यूना से बोलता है, यूना आखिर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है वो बॉक्स तुम्हारे लिए रखा हुआ है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली? तो ये सुनकर यूना बोलती है, ये बॉक्स मेरा नहीं है, मुझे लगता है शायद ये टीचर का है, वो उसे यहाँ पर भूल गए हैं। तो पीटर बोलता है, मुझे लगता है तुम इसे अपने पास रख सकती हो, क्या पता ये यूजिन को पसंद आ जाए। तो ये सुनकर यूना उस बॉक्स को उठा लेती है और वो साथ ही बोल रही होती है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मेरे छोटे भाई का नाम यूजिन है? तुम भी सच में काफी ज्यादा अजीब हो। और इसी के साथ वो उस बॉक्स को ओपन कर रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर इसके अंदर है क्या तुम उसके लिए कोई गिफ्ट लाए हो? और हम देखते हैं कि यूना जैसे ही इस बॉक्स को ओपन करती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और हमें पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर वो इंजेक्शंस मौजूद है जिनके बारे में नथानिएल ने यूना को बोला था। और इसी के साथ पीटर वहाँ से जाते हुए बोलता है, जब हमारी फाइट हुई थी तो मैंने इस चीज का ख्याल रखा था कि इन इंजेक्शंस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हम यूना को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा रो रही होती है और वो इस बॉक्स को अपने गले लगाकर यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हमें ग्लोरी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस मौजूद होता है जिसका सबॉर्डिनेट उसे बता रहा होता है, सर इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स एडमिट थे उन सभी को हमारे दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन सर ये सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है और इस एरिया को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इंसानों के दरमियान में फाइट हुई है। तो उसका बॉस बोलता है, क्या तुम बिल्कुल कंफर्म हो कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर था? तो सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर हमें सीसीटीवी कैमरा पर सिर्फ पीटर की एक वीडियो ही मिली है और उससे ये कंफर्म है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर ही था, लेकिन किसी भी पर्सन ने पीटर को नहीं देखा और पीटर बिल्कुल ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक
एक घोस्ट है। और ये सुनकर कोई पर्सन बोलता है, क्या बोला तुमने, घोस्ट? और इससे वो पर्सन यहाँ पर किसी को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, नहीं मैंने घोस्ट नहीं बोला। लेकिन वो पर्सन बोलता है, नहीं मैंने बिल्कुल साफ सुना है, तुमने बोला कि पीटर एक घोस्ट है। तो ये सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और वो घबरा कर जमीन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लग गए होते हैं और इसी वक्त उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस पर्सन ने इस सबऑर्डिनेट को मारा होता है ये असलियत में एक लड़की होती है। और इसी के साथ वो बोलती है, बॉस मैंने आपके एक सबऑर्डिनेट को मार दिया, तो इससे आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होगे? तो सुनकर वो बॉस बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आखिर कोई पर्सन तुम्हारा नाम कैसे चुरा सकता है? तो सुनकर वो बोलती है, ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि नथानियल एक 80 साल के बुढ़े के हाथों मर गया। मुझे लगता है कि अब उस बुढ़े को मुझे ही हैंडल करना होगा। और इसी के साथ हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका टाइटल स्वॉर्ड घोस्ट है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम किलर इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि एक काफी ज्यादा सीरियस फेस के साथ बुरा होता है। तुम्हारे लिए एक न्यू मिशन आया है, तुम लोगों को एक स्कूल में वॉलंटियर के लिए जाना होगा। तो ये सुनकर हम बुरा होता है, सच में ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को मेरी असल वैल्यू का पता है। हमने कुछ टाइम पहले ही एक मिशन को कम्प्लीट किया था और हमें इतनी जल्दी एक न्यू मिशन मिल चुका है। तो ये सुनकर जी बुरा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और पॉपुलर होने की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इन लोगों के बकवास सुनने के बाद यूनिवा सोच रही होती है, ये दोनों सच में बहुत ही बड़े इडियट्स हैं। लेकिन इसी के साथ उनका टीचर बुरा होता है, मेरी बात गौर से सुनो, इस मिशन को फेल नहीं करना है क्योंकि ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आइसलैंड को देखते हैं और हम जे और हॉन्ग को देखते हैं जो कि बुरे होते हैं। आखिर ये किस तरह का वॉलंटियर मिशन है कि सर ने हमें कोई गलत मिशन तो नहीं दे दिया? और हमें दिखाया जाता है कि जिस स्कूल में ये आए होते हैं ये छोटे बच्चों का स्कूल है और ये यहाँ पर वॉलंटियर के लिए आए हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉलंटियर एक ऐसी चीज होती है जिसमें बड़े स्कूलों की तरफ से कुछ लोग आकर छोटे स्कूलों में काम वगैरह करवाते हैं या फिर अगर कोई सफाई वगैरह का काम होता है उसे वो लोग करवा देते हैं। और इसी के साथ यूनिवा बोल रही होती है, तुम दोनों बहुत ही बड़े इडियट्स हो। टीचर ने जब हमें इस बारे में बताया था तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि उनका इससे क्या मतलब है, लेकिन तुम दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और यूनिवा की बात सुनकर जी और हॉन्ग दोनों ही जमीन के ऊपर लेट गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है, हमें तो लगा था वॉलंटियर कोई मिशन है जो हमें ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा, लेकिन हमें तो साफ सफाई का काम दे दिया गया है, हम ये नहीं करने वाले। लेकिन इसी वक्त उन्हें किसी लेडी की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जो कि बोलती है, सर क्या अभी लोग हो जो यहाँ पर वॉलंटियर्स के लिए आए हो? और हमें पता चलता है कि ये लड़की असलियत में इस स्कूल की एक टीचर है जिसका नाम येजिन है। और हम देखते हैं कि जैसे ही जे और हॉन्ग ने इस टीचर को देखा होता है वो दोनों ही फौरन से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोले होते हैं, मैम आपने बिल्कुल ठीक समझा है, हम ही लोग हैं जो यहाँ पर वॉलंटियर्स के लिए आए हैं और आपका जो भी काम है वो आप सब कुछ हमें बता दीजिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं। और हम देखते कि इन्होंने यहाँ पर घास उपाड़ना भी स्टार्ट कर दी होती है और साथ ही वो लोग फ्लावर्स को भी उपाड़े जा रहे होते हैं और वो टीचर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। और ये देखकर यूनिवा बोल रही होती है, ये सच में दोनों ही बहुत ही बड़े इडियट्स हैं। इसका यूनिवा किम से बोलती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि आखिर हम लोगों को इस जगह पर क्यों भेजा गया है, क्योंकि ये जगह हमारे स्कूल से 500 किलोमीटर दूर है। तो आखिर ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इतना छोटा सा काम क्यों दिया जाएगा? ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। तो ये सुनकर पीटर भी पहले तो काफी ज्यादा खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हमें ये मिशन दिया गया है तो हमें ये कंप्लीट करना ही होगा। और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर यूनिवा सोच रही होती है, आखिर इसे आज क्या हुआ है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और हॉन्ग दोनों ही उस टीचर से पूछ रहे होते हैं, मैम आप काफी ज्यादा यंग हो, क्या आप भी यहाँ पर एक स्टूडेंट हो? तो ये सुनकर वो टीचर बोल रही होती है, आखिर तुम लोग मेरी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ और मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता दी थी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यूनिवा भी आ गई होती है और वो इन लोगों से बोलती है, इडियट्स अगर टीचर को इस बारे में पता चला कि तुम यहाँ पर एक टीचर को छेड़ रहे थे तो वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा पिटाई करेंगे, इसलिए अब यहाँ से चुपचाप जाओ और जाकर अपने काम पर ध्यान दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गेट कीपर भी आ चुका होता है और वो बोलता है, तुम सभी लोगों का यूएल स्कूल के अंदर वेलकम है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पीटर और यूनिवा से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों को ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इस पूरे आइसलैंड पर सिर्फ एक ही स्कूल मौजूद है। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर यूनिवा बोल रही होती है, सर क्या आप हंसना बंद करोगे, आप काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए उनसे बोल रहा होता है, स्कूल के पीछे काफी ज्यादा क्लीनिंग का काम बचा हुआ है, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग वहाँ पर सफाई कर सको। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है
और इसे देखकर यूनवा सोच रही होती है ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और पता नहीं कि ये इडियट है या फिर ये इडियट होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं जिनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है आखिर तुम और कितने टाइम में रेंट देने वाले हो। तो ये सुनकर वो गेट कीपर बोल रहा होता है सर आप यहाँ की हालत देख ही सकते हो, हम लोग तो यहाँ पर स्कूल के फैंस को भी ऑन नहीं करते क्योंकि हमारे पास लाइट का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है और आप हमसे स्कूल का रेंट लेने के लिए आगे हो। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है तो बेवकूफ आखिर इसमें हम क्या करें, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इस जगह को खाली क्यों नहीं कर देते। लेकिन इसी वक्त वो गेट कीपर उन्हें एक बहुत ही बड़ी बास्केट देते हुए बोलता है सर आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, हमने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है, आप इसे रख सकते हो। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर इस गिफ्ट के अंदर ऐसा क्या है, जरा दिखाओ तो। और हम देखते हैं कि इस गिफ्ट के अंदर इस पर्सन ने काफी ज्यादा आलू रखे हुए होते हैं और वो बोल रहा होता है इन आलूओं को मैंने अपने घर पर उगाया है, ये काफी ज्यादा टेस्टी हैं, आप लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में उस बास्केट को उस गेट कीपर के ऊपर फेंक देता है और वो बोलता है बेवकूफ गेट कीपर क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। और ये देखकर वो टीचर बोल रही होती है सर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को ऐसे हिट नहीं कर सकते। और इसके बाद यूनवा किम से बोलती है किम तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो किम बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो यूनवा बोलती है मैं जानती हूँ तुम खुद को इस मामले में इन्वॉल्व कर लोगे, लेकिन हमें टीचर ने बोला है क्या हमें वहाँ पर कोई भी ट्रबल पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है सर हमने आपको बोला हुआ है कि हम बहुत ही जल्दी आप लोगों का रेंट पे कर देंगे, तो आखिर आप क्यों हमें बार बार इस तरह परेशान करने के लिए आ जाते हो। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोलता है ओए टीचर तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आखिर तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी इस स्कूल के अंदर क्या कर रही है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर होंग आ गया होता है जो कि उस पर्सन के मुंह में से उस सिगरेट को गिरा देता है और वो बोलता है ओए बेवकूफ क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक स्कूल है और यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन होंग के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे नीचे गिरा देता है और इसी के साथ वो बोलता है ओए कमीने आखिर तो है कौन जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, अब अगर तू और ज्यादा पिटना नहीं चाहता है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। तो ये सुनकर होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक मुक्के से मैं डर जाऊंगा, शायद तुम जानते नहीं मैं एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। और होंग के ये कहने के बाद हमें किसी पर्सन की बहुत ही ज्यादा मार खाने की आवाजें आ रही होती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग और जे दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से मार खाकर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़े होते हैं और वो टीचर इन लोगों की कीर कर रही होती है और वो बोल रही होती है मिस्टर आपको हमारे लिए उनसे फाइट करने की जरूरत नहीं थी, देखिए उन्होंने आपका कितना ज्यादा बुरा हाल कर दिया है। तो ये सुनकर जे बोल रहा होता है मैम आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। और हम देखते कि वहाँ पर वो गेट कीपर भी मौजूद होता है जो कि बोल रहा होता है तुम दोनों ही स्टूडेंट्स हो और तुम्हें उन गैंगस्टर्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, देखो उन्होंने तुम्हारा कितना ज्यादा बुरा हाल कर दिया है। और इसी के साथ वो टीचर बोलती है आप दोनों ही सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, इसलिए आप दोनों का ही बहुत ही ज्यादा थैंक्स और आप लोगों को स्कूल की क्लीनिंग की और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर रेस्ट कीजिए, बाकी का काम हम लोग खुद कर लेंगे। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर पीटर भी आ गया होता है और वो बोलता है कैप्टन कैसे हो तुम, तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि काफी ज्यादा अच्छे हो। तो ये सुनकर होंग बोल रहा होता है हाँ भाई मजाक उड़ा ले। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है ये दोनों ही पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, जब ये पहले किसी भी पर्सन को अपने सामने देखते थे तो ये फौरन उसके ऊपर अटैक कर देते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ये उस पर्सन को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन अब ये सच में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। और इसी के साथ पीटर बोलता है कैप्टन तुम सच में पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, क्योंकि एक असली मर्द वही है जो अपने गुस्से पे काबू कर सकता है। लेकिन पीटर की बात सुनकर होंग बोल रहा होता है अरे नहीं दोस्त ये सब तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं किसी पर्सन को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। तो होंग की ये बात सुनकर वो टीचर बोल रही होती है मिस्टर होंग आप सच में काफी ज्यादा काइंड हो। तो सुनकर होंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनवा पार्क में बैठी हुई होती है और वो इस वक्त किम के बारे में सोच रही होती है और उसे प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर किम ने उसे ये बॉक्स देते हुए ये जिन के बारे में बोला था और वो सोच रही होती है किम ने मेरे लिए नथेनियल से फाइट की और उसने मुझे यूजिन के लिए वो मेडिसिन भी लाकर दे दी है, लेकिन मैंने उसे एक बार भी थैंक्स भी नहीं बोला। अब जब किम मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं उसे थैंक्स जरूर बोलूंगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर किम आ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम अपने भाई के बारे में सोच रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि यूनवा यहाँ पर किम को देखकर अचानक से काफी ज्यादा डर गई होती है और वो इस चीख भी मार देती है, जिसके बाद किम भी उसके पास बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है तुम मुझे जब भी देखती हो तो तुम इतनी ज्यादा डर क्यों जाती हो, क्या मैं कोई भूत हूँ। तो यूनवा बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हमेशा ही अचानक से मेरे सामने आ जाते हो। जिसके बाद यूनवा सोच रही होती है ये एक अच्छा मौका है, यहाँ पर मैं किम को थैंक्स बोल सकती हूँ। और इसी के साथ यूनवा बोलती है किम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी एक्चुअली, लेकिन इससे पहले कि यूनवा पीटर को थैंक्स बोलती पीटर बोलता है यूनवा तुम्हारा थैंक्स। तो ये सुनकर यूनवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या अगर तुम मेरा थैंक्स क्यों कर रहे हो। तो ये सुनकर पीटर एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर यूनवा ने पीटर से बोला था
कि उसे क्लॉक टावर के पास आना है। तो पीटर ने उससे पूछा था कि क्या उसे उस क्लॉक टावर के पास आना है जो कि हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। तो यूनोवा ने उसे बोला था नहीं, तुम्हें उस क्लॉक टावर के पास जाना है जो कि पार्क के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है जब नेथेनियल ने यूनोवा से ये बोला था कि वो उसे और उसके भाई दोनों को ही मार डालेगा, तो यूनोवा बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरा नाम नहीं बताया। और पीटर बोलता है यूनोवा तुम उस वक्त काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन तुमने मुझे फिर भी प्रोटेक्ट किया, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और होता है तो शायद तब भी मैं यही करती। जिसके बाद यूनोवा बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन हो। और ये तो मैं जानती हूँ कि तुम पीटर को जानते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है कि तुमने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और इतनी ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद तुम सिर्फ एक डी रैंक के ही किलर बने हो, और यहाँ तक कि तुमने तो नेथेनियल को भी अकेले ही खत्म कर दिया। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है यूनोवा मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, लेकिन फिक्र मत करो, जब सही टाइम आएगा तो मैं अपने बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो ये सुनकर यूनोवा पहले तो खामोश हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है किम थैंक्स। तो ये सुनकर किम बोलता है क्या, आखिर तुमने क्या बोला। तो ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं दिया, मैंने अभी तुम्हें थैंक्स बोला। तो किम बोलता है क्या। तो यूनोवा बोलती है मैंने कहा ना थैंक्स। तो किम बोलता है ओ तो तुमने मुझे थैंक्स बोला, सॉरी मुझे सुना ही नहीं दिया था। तो ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हें दोबारा बोलती हूँ थैंक्स। और ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम थैंक्स इतना ज्यादा गुस्से में क्यों कह रही हो। तो ये सुनकर यूनोवा गुस्से में वहाँ से जा रही होती है और साथ ही वो शर्माते हुए बोल रही होती है तुम सच में एक इडियट हो, मैं जानती हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और ये देखकर किम बोल रहा होता है इसे देखने में तो लग रहा है कि इसका मूड अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है और ये अब बिल्कुल भी सैड नहीं है, इसलिए शायद अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम स्कूल के अंदर आ चुका होता है और वो बिल्डिंग के अंदर चलते हुए कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो असलियत में उस गेट कीपर के पास आ चुका होता है और किम उससे बोलता है सर मैं थोड़ा फ्री था, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो गेट कीपर बोलता है लड़के आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, भले तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन किम उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो खामोशी से खड़ा होता है। और इसी के साथ किम वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब किम वहाँ से जा रहा होता है तो वो गेट कीपर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से आने वाली ब्लड की स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा यंग एज में एक काफी ज्यादा पावरफुल किलर बन चुके हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी कैप को उतार देता है और साथ ही वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा मेन रीजन क्या है। तो पीटर बोलता है अगर तुम इतना जानते हो तो इसका मतलब तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ पर किसी नॉर्मल गेट कीपर से नहीं बल्कि डिसाइपल साइमन से मिलने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो गेट कीपर होता है उसने अपनी शर्ट को उतार दिया होता है और साथ में उसने अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। और ये देखकर पीटर बोलता है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, साइमन या फिर ग्लोरीज बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। तो सुनकर वो पर्सन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आए हो, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है जब दो स्वॉर्ड्समैन के दरमियान में फाइट होती है तो एक रियल स्वॉर्डमैन को सिर्फ एक ओपनिंग की जरूरत होती है और जैसे ही उसे वो ओपनिंग मिलती है वो अपने ओपोनेंट को एक ही बार में फिनिश कर देता है। लेकिन जब डिसाइपल साइमन ने पीटर के साथ फाइट स्टार्ट की तो वो काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पीटर उसके अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिसाइपल पीटर के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन पीटर उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता बल्कि वो बस इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन वो डिसाइपल भी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसने जो अटैक किया होता है पीटर ने उसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है। इसी वक्त साइमन पीटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और उसका ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन पीटर ने इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। और ये देखकर साइमन सोच रहा होता है इतने कम टाइम में इसने मेरे एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक को भी डॉज कर लिया, ये सच में अनबिलीवेबल है। जिसके बाद पीटर बोलता है कोई शक नहीं कि तुम्हें कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बुलाया जाता है और इसीलिए तुम्हारा टाइटल भी दी स्विलिंग स्वॉर्ड है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि साइमन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और इसी के साथ वो बोलता है मैं तुम्हें बताना
चाहता हूँ कि तुम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होगे कि आज तक मैं जिन लोगों से फाइट की है उनमें से कोई पर्सन मेरे 10 मूव्स को भी डॉज नहीं कर पाया, और जिस पर्सन ने मेरे इन 10 मूव्स को डॉज किया है उनमें से तुम दूसरे पर्सन हो। और इसी वक्त साइमन पीटर के ऊपर एक और बहुत ही तेज अटैक कर देता है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ साइमन बोलता है, मैं क्रिएचर्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन इंसानों के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल पाते, और जिस तरीके से हम लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने कभी भी किसी से फाइट नहीं की, क्योंकि इस तरीके को मैं सिर्फ एक पर्सन के साथ इस्तेमाल करता हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसे वक्त हम देखते हैं साइमन अपनी सोर्ड को बहुत ही जोर से जमीन में मारता है और वो पीटर के सामने झुक गया होता है और वो बोलता है, मैं डिसाइपल साइमन, डिसाइपल पीटर को अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। लेकिन पीटर बस खामोशी से साइमन को देख रहा होता है और इसी के साथ साइमन बोलता है, ब्रदर मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। जिसका हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन बोल रहा होता है, क्या तुम रीइंकार्नेट हुए हो, क्या ये सच है? तो पीटर बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सच है और तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। सच में तुम्हें जिंदा देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने तुम्हें किल कर दिया है, तो पहले तो मुझे इस बारे में यकीन ही नहीं हुआ था। लेकिन ब्रदर क्या तुमने नोटिस किया है, तुम यंग होने के बाद तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे हो और तुम पहले से बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, हैंडसम तो मैं पहले से ही था, वो तो बस मेरी एज कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए लोगों को मैं हैंडसम नहीं लगता था। लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप अब भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर मैंने तुम्हारे अटैक्स का डॉज नहीं किया होता तो तुम तो सच में मुझे मार ही डालते। तो सुनकर साइमन हंसते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? तुम मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हो, क्योंकि तुम ही तो वो पर्सन हो जिसने मुझे स्वॉर्ड इस्तेमाल करना सिखाया है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो पीटर बोलता है, क्या तुम्हें डिवाइन हॉस्पिटल और वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर नेथेनियल के बारे में पता है? तो साइमन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले ही किसी पर्सन ने नेथेनियल को मार दिया है। मैं सच में यही सोच रहा हूँ कि आखिर इतना क्रेजी पर्सन है कौन जिसने नेथेनियल जैसे पर्सन को मार डाला। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, ब्रदर अब ये मत कहना कि नेथेनियल को तुम ही ने मारा है। तो पीटर बोलता है, हाँ उसे मैंने ही मारा है। तो ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ब्रदर लेकिन आखिर तुमने उसे क्यों मारा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारा मकसद? तो पीटर बोलता है, हाँ मेरा मकसद ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सुनकर साइमन बोलता है, ब्रदर भले ही तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में एक से एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट किलर्स मौजूद हैं। लेकिन इसी साथ वो बोलता है, ब्रदर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ रख लो, इससे मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा और तुम जिसे चाहोगे मैं उसे मार डालूंगा। तो पीटर बोलता है, नहीं तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से इसी स्कूल में रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर लेकिन प्लीज मुझे आप अपने साथ रख लीजिए। भले ही मैं काफी टाइम से स्वॉर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी वही पुराना साइमन हूँ जो कि टॉप 12 डिसाइपल्स में से एक है। और इसी के साथ साइमन पीटर से बोल रहा होता है, ब्रदर क्या तुम भूल चुके हो कि आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ और मैं उस नाइट को अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। और हमें एक प्रीवियस मैच भी दिखाई जाती है जहाँ पर साइमन ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के न्यू लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पीटर ने उसे पकड़ लिया होता है और वो उससे बोलता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और हम देखते हैं कि पीटर भी साइमन की बात सुनकर अपनी एक प्रीवियस मेमोरी को सोच रहा होता है और पीटर हमें बताता है, आज से 60 साल पहले एक चर्च के फादर ने बहुत ज्यादा बच्चों को गोद लिया था, लेकिन उसने उनमें से 12 बच्चों को सिलेक्ट किया, जिसके बाद उन 12 बच्चों की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी गई और उन बच्चों को हर वक्त मौत की ट्रेनिंग दी जाती थी। और कई साल के बाद वो बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर्स में चेंज हो गए, जिनमें से साइमन और मैं हम भी एक थे। और हमने हमारे फादर के लिए बहुत ही ज्यादा लोगों को किल किया और हमने उनके लिए दुनिया का हर गैर कानूनी काम किया था। लेकिन अचानक एक दिन वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर आए जिसे हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, लेकिन वो बच्चा फादर के क्राउन के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और एक दिन उसने मौका देखकर हमारे फादर को मार डाला और फादर के क्राउन को हासिल कर लिया। और हम देखते हैं कि साइमन उस पर्सन को गाली देते हुए उससे बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फादर को किल करने की। लेकिन इस वक्त पीटर ने उसे पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, साइमन शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो साइमन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हमें इस कमीने को यहीं पर मारना होगा वरना ये हम सभी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, साइमन नहीं, ये सही मौका नहीं है, हमें एक सही टाइम का वेट करना होगा। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर बोलता है, साइमन उस वक्त मैं काफी ज्यादा पावरलेस था क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका था, लेकिन अब मुझे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन मिल चुका है और वो है मेरी यूथ। इसलिए फिक्र मत करो क्योंकि अब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारा ब्रदर अकेला ही काफी है। और इसी के साथ पीटर चलते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं और हम यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चों को देखते हैं जो कि पीटर के साथ चिपके हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये ब्रदर सबसे ज्यादा हैंडसम और सबसे ज्यादा कूल है, हमें सबसे ज्यादा पसंद आए। तो ये सुनकर हांग बोल रहा होता है, जब से हम यहाँ पर आए हैं तुम लोगों को हम खिला रहे हैं और जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुम लोग हमसे मिलना भी नहीं चाहते, तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा दोगले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर भी यहाँ पर आ गई होती है और वो जे और हांग को थैंक्स बोल रही होती है और वो बोल रही होती है, आप लोगों ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की इसलिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, वो गैंगस्टर्स उस दिन के बाद दोबारा वापस नहीं आए, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। तो ये सुनकर हांग बोल रहा होता है, मैम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो लोग कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये सुनकर उस टीचर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मैप भी दिखाई जाती है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अब भी रेंट चाहिए? अगर तुम्हें रेंट चाहिए तो तुम हमसे ले सकते हो। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई भी रेंट नहीं चाहिए, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही दोनों गैंगस्टर्स होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम कभी भी रेंट मांगने के लिए वापस नहीं आएंगे, बस एक बार हमें यहाँ से छोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जे और हांग होते हैं जिन्होंने इन्हें एक शिप के साथ बांध दिया होता है। अगर तुम लोग वापस आए तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगली बार तुम्हें एस रैंक किलर्स का सामना करना पड़ेगा और तुम दोनों ही मारे जाओगे। तो सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम उस स्कूल का रेंट लेने के लिए वहाँ पर कभी भी दोबारा नहीं जाएंगे। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग यहाँ से जाने के लिए अपनी शिप के पास आ चुके होते हैं और हांग बोल रहा होता है, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ वो गेट कीपर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे तुम सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पसंद आए। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने स्कूल की क्लीनिंग में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो दोबारा जरूर आना और स्कूल की क्लीनिंग में हमारी दोबारा से हेल्प करना। तो ये सुनकर यूनुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन किम उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और हांग उस टीचर से बोलते हैं, टीचर अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए फौरन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सुनकर वो टीचर भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद साइमन पीटर के पास आ जाता है और वो बोलता है, ब्रदर अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो प्लीज हेजिटेट मत करना और मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और भूलो मत मैं भी एक डिसाइपल हूँ और मैं तुम्हारी हर वो हेल्प करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो ये सुनकर पीटर भी खुश हो गया होता है और वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त इस आइसलैंड के ऊपर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि साइमन इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है लेकिन इसी वक्त वो अपनी कैप को उतार कर रख देता है और वो बोलता है, आज का दिन तो सच में काफी ज्यादा स्पेशल है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो लोग आ चुके होते हैं जिनमें से जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए थे, अच्छा मुझे ये बताओ मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, डिसाइपल साइमन द स्विर्लिंग स्वॉर्ड या कोरियाज बेस्ट स्वॉर्ड्समैन, इनमें से कौन सा नाम है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करता है? तो ये सुनकर साइमन बोलता है, एक वुमेन जो स्वॉर्ड यूज करती है और साथ में उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, तो इसका मतलब है तुम और कोई नहीं बल्कि तुम हो ग्लोरी की न्यू फेक साइमन जो कि जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड वुमेन है, दी स्वॉर्ड घोस्ट। तो ये सुनकर वो लड़की बोलती है, साइमन तुम तो मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो, तो क्या तुम उससे फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो? तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा पर्पस क्या है? क्या तुम मुझसे फाइट करके मेरी टाइटल को मुझसे लेने के लिए आई हो? तो ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है, मैं सिर्फ यहाँ पर आई हूँ क्योंकि तुम्हें पकड़ने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी है, या फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? और हम देखते हैं कि साइमन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और इसी के साथ साइमन अपने स्वॉर्ड स्टाइल में आ चुका होता है और साथ ही वो फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है।
तो साइमन के फाइटिंग स्टाइल को देखकर वो लड़की बोल रही होती है, तो जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। और इसी के साथ साइमन बोलता है, फिक्र मत करो, मैं हमेशा अपने गेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ और इसीलिए मैं ख्याल रखूंगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोर ना होने दूं। और इसी वक्त साइमन बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वह लड़की भी साइमन के ऊपर अटैक कर देती है। और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और अचानक से स्कूल के कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट शो होना स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये लाइट असलियत में साइमन और उस लड़की के फाइट करने की वजह से क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है और इसी साथ ये दोनों ही एक जोरदार अटैक करने के बाद पीछे हो जाते हैं। और वो लड़की बोलती है, मिस्टर मुझे लगता है क्योंकि अब तुम्हारी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और इसीलिए तुम अपनी स्वॉर्ड को भी अब सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और हमें दिखाया जाता है कि उसने साइमन के हाथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा दिया होता है, जिसे देखकर साइमन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ वो हंसता हुआ बोलता है, शायद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और क्योंकि मैंने स्वॉर्ड को काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए मैं अपनी स्वॉर्ड को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वरना अभी तक तुम जमीन के ऊपर पड़ी हुई होती। और हमें दिखाया जाता है कि साइमन ने इस लड़की की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा दिए होते हैं, लेकिन इसी वक्त वो लड़की अपनी बॉडी के ऊपर कोई परफ्यूम लगा रही होती है। इसी के साथ वो बोलती है, ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट है। और इसी वक्त वो बहुत ही तेजी के साथ साइमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और साइमन सोच रहा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया है और यहाँ पर मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ओपन एरिया में जाना होगा। इसी वक्त हम देखते हैं कि साइमन उस लड़की के साथ एक बार फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ साइमन बोल रहा होता है, हे लेडी ये एक पब्लिक एरिया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को बिल्कुल भी डैमेज मत करो। तो ये सुनकर वो लड़की बोलती है, और आखिर मैं इस चीज का ख्याल क्यों करूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ साइमन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन साइमन बहुत ही तेजी के साथ खिड़की को तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, यहाँ पर रुको और मुझसे फाइट करो। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा पर्सन बोलता है, बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या तुम बारिश में उससे फाइट करना चाहोगी। तो वो लड़की बोलती है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलकर इसका शिकार करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि साइमन बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है एक रियल स्वॉर्डमैन के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी स्वॉर्ड को इसलिए शार्प करे ताकि वो उससे अपनी स्वॉर्ड के एसेंस को महसूस कर सके। लेकिन इस लड़की का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये अपनी स्वॉर्ड को इसलिए शार्प करती है ताकि वो इससे ह्यूमंस की बॉडीज को कट कर सके। और इसी के साथ साइमन भागते हुए सोच रहा होता है वो लड़की एक स्वॉर्डमैन है और उससे मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन है और उसका फाइटिंग स्टाइल क्या है। लेकिन वो लड़की भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और मुझे लगता है कि हमारी फाइटिंग के दौरान कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे वो छुपा रही है और इसी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइमन एक पहाड़ी की चोटी पर आकर रुक गया होता है और यहाँ पर वो दोनों भी आ गए होते हैं। और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, ओल्ड मैन मुझे तो लगा था तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा रोमांटिक हो क्योंकि तुमने अपने मरने के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस को तलाश किया है। तो ये सुनकर साइमन बोलता है, क्या तुम जानती हो कि सभी लोग मुझे स्विर्लिंग स्वॉर्ड सेंट क्यों बुलाते हैं। तो ये सुनकर वो लड़की बोलती है, आखिर मैं ये जानकर क्या करूंगी, तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन वो लड़का बोलता है, इसे स्विर्लिंग स्वॉर्ड इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साइमन इन लोगों से बोल रहा होता है, मुझे अपने स्वॉर्ड स्टाइल को यूज किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को अपना रियल स्वॉर्ड स्टाइल दिखाऊंगा। और इसी के साथ साइमन हमें बता रहा होता है, सभी लोग मुझे स्विर्लिंग स्वॉर्ड इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं अपने स्वॉर्ड के एसेंस को महसूस कर चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं हवा के अंदर मौजूद पानी को भी कट कर सकता हूँ। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि साइमन की स्पीड अचानक से बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बारिश की बूंदों को कट करते हुए बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस लड़की की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस लड़की ने भी बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाती है। लेकिन साइमन बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बहुत ही तेजी से उस लड़की की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी भी जमीन के ऊपर गिर गई होती है और वो काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसी के साथ उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद साइमन अपनी स्वॉर्ड को उस लड़की की तरफ कर देता है और वो बोलता है, ये लड़की तो मारी गई, अब तुम्हारी बारी है। तो सुनकर वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारी ड्रग का इस्तेमाल इसके ऊपर होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके पेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टक लगा हुआ होता है और ये देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मेरी बॉडी के ऊपर कट कैसे लगा जबकि मैंने तो इस लड़की को अटैक करने का भी मौका नहीं दिया। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की साइमन के सामने ही खड़ी हुई होती है और वो बोलती है, ओल्ड मैन आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं तो यहीं पर मौजूद हूँ। और इस लड़की की आवाज सुनकर साइमन काफी
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, मैंने तो इस लड़की को अभी जान से मार डाला था, तो ये जिंदा कैसे है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि साइमन को हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो गई होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने कोई लड़की मौजूद नहीं है, बल्कि उसके सामने एक घोस्ट खड़ा है। लेकिन इसी के साथ साइमन को याद आता है कि उस लड़की ने अपनी बॉडी के ऊपर कोई परफ्यूम लगाया था, जिसे साइमन ने भी स्मेल कर लिया था। और साइमन बोलता है, ओह तो मुझे अब समझ आया है कि उस वक्त जो तुमने परफ्यूम यूज किया था वो असलियत में एक खतरनाक ड्रग थी, जिसका असर मेरे दिमाग के ऊपर हो रहा है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे हरा सकती हो? और इसी वक्त साइमन अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इस लड़की की आवाज को सुनता हूँ तो मैं इसकी आवाज को सुनने के बाद इसके साथ फाइट कर सकता हूँ और इस तरह मुझे इस लड़की को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ साइमन एक बार फिर से अपनी टेक्निक को यूज करते हुए बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस लड़की को ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ वो लड़की सोच रही होती है, अगर इसे देखा जाए तो ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद इसीलिए इसे कोरिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बुलाया जाता था। लेकिन आज इसे इस हालत में देखने के बाद मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा हंसी आ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि साइमन असलियत में हवा में ही अपनी स्वॉर्ड को घुमा रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। और साइमन भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है। और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी कोई भी सेंसेस सही तरीके से काम नहीं कर रही। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो बोलती है, मुझे लगता है शायद तुम मेरे बारे में भूल चुके हो कि सभी लोग मुझे स्वॉर्ड घोस्ट बुलाते हैं और ये नाम मुझे सिर्फ ऐसे ही नहीं मिला है। और इसी वक्त वो लड़की दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और इसी के साथ वो साइमन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिसके बाद हमें ग्लोरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सैड होता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि क्या जब हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो क्या हमें प्यार के बदले में सिर्फ इंतजार मिलता है? तो ये सुनकर यूनोवा बोल रही होती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम सही से नहीं बता सकते? तो हॉन्ग उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, मैं टीचर को काफी टाइम से मैसेजेस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो ये देखकर यूनोवा चिल्लाकर बोलती है, इडियट, आखिर तुम उस टीचर को मैसेज क्यों कर रहे हो? अगर तुम इस तरीके से उसे मैसेजेस करते रहोगे तो वो तुमसे बात क्यों करेगी? लेकिन ये सुनकर हॉन्ग उसे दूसरे मैसेजेस दिखाता है और वो बोलता है, यूनोवा तुम गलत कह रही हो, देखो मैं पहले भी टीचर को मैसेजेस कर रहा था और हमारी काफी अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन काफी टाइम से टीचर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए मुझे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और इसी के साथ वो बोलता है, और हाँ टीचर ने मुझे एक पिक्चर भी सेंड की थी और उस पिक्चर को सेंड करने के बाद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और इस पिक्चर को किम ने भी देख लिया होता है और वो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हम को देखते हैं, जो कि यूनोवा से हो रहा होता है, यूनोवा क्या तुम मुझे बताओगी कि लड़कियों को क्या चीजें पसंद है? लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, ओए जी मैंने भी किसी से पूछ लिया, ये तो एक लड़की है ही नहीं बल्कि ये तो एक लड़का है। तो ये सुनकर यूनोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तो ये देखकर जे किम को आवाजें लगा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, भाई जल्दी कर और हमारी हेल्प कर, ये लड़की तो पागल हो गई है। लेकिन किम किसी पर्सन को कॉल कर रहा होता है और हमें दोबारा से उसी आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर अब जीवून भी आ गई होती है और जीवून बोल रही होती है, सीनियर आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी जो आपने हमें यहाँ पर बुला लिया? यहाँ पर तो आज काफी ज्यादा ठंड है और आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पर एक बॉक्स को चेक कर रहा होता है और इसी के साथ जीवून बोलती है, सीनियर आखिर हुआ क्या है, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ पीटर को उसकी कही हुई बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर साइमन ने उससे बोला था कि ब्रदर तुम मुझे अपने साथ ले चलो और तुम जिसे चाहोगे मैं तुम्हारे लिए उसे किल कर दूंगा। और पीटर सोच रहा होता है, आखिर क्यों मैं साइमन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया था? अगर मैं साइमन को अपने साथ ले आया होता तो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर साइमन का कटा हुआ हाथ रखा हुआ होता है, जिसे देखकर पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें काफी ज्यादा दूर मौजूद एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैम जैसा आपने बोला था मैंने उस बॉक्स को आपकी बताई हुई प्लेस पर रख दिया है और उसे लेने के लिए यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए हैं। तो कॉल पर बात कर रहा पर्सन बोल रहा होता है, क्या उनके अंदर कोई ओल्ड पर्सन मौजूद है? तो वो पर्सन बोलता है, हाँ यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक लड़की और एक यंग लड़का भी मौजूद है। क्या यहाँ पर एक यंग लड़का भी मौजूद है? तो वो बोलता है, यस मैम यहाँ पर एक यंग लड़का भी मौजूद है। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मैम एक मिनट, वो लड़का अचानक से कहीं पर गायब हो गया है और वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, जरा गौर से देखो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर तो उस पर्सन के पीछे आ चुका होता है और वो उससे इसके मोबाइल को ले लेता है। और ये देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन और ये अचानक से मेरे पास कैसे आ गया? और इसी के साथ पीटर उस फोन वाले पर्सन से बोलता है, क्या तुम ग्लोरी के न्यू फेक साइमन हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन एक चाकू के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देता है
और हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन फोन के ऊपर बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने साइमन के हाथ को काटा है। और वह बोलती है, क्या तुम पीटर बात कर रहे हो? वाओ, मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किलर के साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने उस पर्सन को पकड़ लिया होता है और वो उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। और इसी के साथ पीटर उससे बोलता है, तुम अपने आप को घोस्ट कहती हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मारने के लिए एक रियल घोस्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और हम देख पा रहे होते हैं कि इस वक्त पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर मौजूद होता है और पीटर की ड्रेसिंग अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी होती है। और इस वक्त पीटर जीवन के साथ बात कर रहा होता है और जीवन बोल रही होती है, सीनियर क्या आप सच में फोर्ड घोस्ट की बताई हुई प्लेस पर जाने वाले हो? तो पीटर बोल रहा होता है, हाँ मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तो जीवन बोल रही होती है, ब्रदर तुमने जैसे बोला है मैंने उस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। जिस शिप की पिक्चर तुम्हारे पास मौजूद है ये कोई आम शिप नहीं है बल्कि ये शिप फोर्ड घोस्ट की टेरिटरी है जिसके ऊपर कोई भी नॉर्मल पर्सन बिना परमिशन के नहीं जा सकता। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने स्वॉर्ड घोस्ट की इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो लड़की जापान की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। और जैसे कोरिया के अंदर जो किलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ग्लोरी है, इसी तरह जापान के अंदर भी एक किलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसका नाम द वेंडरिंग घोस्ट ब्लेड है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर्स मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही दो लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वो दो लोग और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट और उसका साथी था। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस दिन उन लोगों ने टोटल 2000 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था। लेकिन सबसे अजीब बात जिसके बारे में कोई पर्सन नहीं जानता वो ये है कि किसी भी पर्सन को वहाँ पर उन 2000 लोगों में से किसी एक की भी बॉडी नहीं मिली और कोई नहीं जानता उन बॉडीज के साथ उन दोनों ने क्या किया है। और जिस दिन उन दोनों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया था उसी दिन जापान के अंदर इन दोनों को वांटेड क्रिमिनल बता दिया गया। लेकिन जैसा कि इन लोगों का नाम है घोस्ट, ये लोग उसी दिन जापान में गायब हो गए थे और अब कई सालों के बाद वो लड़की वापस आई है। और वापस आने के बाद वो कोरिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन गई है और उसे साइमन का टाइटल दे दिया गया है। तो जीवन की बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, जीवन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट को भी इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए कि उसने जिस पर्सन को नुकसान पहुंचाया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है और उसे इसका बदला तो चुकाना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर के पास कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सिर्फ तुमने ही सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग की हुई है और तुमने तो हमें सचमुच का क्लीनर ही बना दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हॉन्ग होता है और उसके साथ जे भी मौजूद होता है और इन दोनों ने ही इस वक्त क्लीनर के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुमने ही एक बॉडीगार्ड के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हमें भी इसी तरह के सूट चाहिए। तो पीटर बोलता है, यहाँ पर आने का फैसला तुम लोगों का था, मैंने तुम लोगों को आने के लिए नहीं बोला है और क्योंकि ये जॉब मुझे दी गई थी इसलिए बॉडीगार्ड के कपड़े मैंने ही पहने हुए हैं। जिसके बाद पीटर बोलता है, तुम दोनों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, क्या तुम जानते नहीं वहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है? तो ये सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, ओए किम आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम जानते नहीं हम भी किलर्स हैं और हम भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम जहाँ पर जाने वाले हैं वो जगह कितनी ज्यादा डेंजरस है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, क्या तुम लोगों ने लंच कर लिया है? अगर नहीं किया तो क्या हम सब साथ में लंच कर सकते हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चो यूनचेंग होता है। किम बोलता है, सर हम लोगों ने पहले ही लंच कर लिया है, आप जाकर लंच कर लीजिए और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है इसलिए आपको अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हंग बोल रहा होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट हम लोग भी यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए ही आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किम ने ही एक बॉडीगार्ड के कपड़े पहने हुए हैं जबकि हमें तो क्लीनर के कपड़े दिए गए हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है, सर क्या आप नर्वस हो? तो चो यूनचेंग बोलता है, किम हाँ मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ ड्रग्स को ही स्मगल नहीं किया जाता बल्कि वहाँ पर वर्ल्ड की बेशुमार कीमती चीजें मौजूद हैं और साथ ही उस जगह पर ह्यूमंस को भी स्मगल किया जाता है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, सर आपका ये मेरे ऊपर एहसान रहेगा। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, किम तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है और ये कोई एहसान नहीं है क्योंकि तुमने भी मेरी बेटी की जान बचाई थी और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को सामने ही स्वॉर्ड घोस्ट की शिप नजर आ गई होती है और इस शिप को देखकर पीटर सोच रहा होता है, स्वॉर्ड घोस्ट मैं आ गया हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम किस तरह की पर्सन हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। और हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है
और इस बोर्ड के ऊपर काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, जैसे कि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और हम देखते हैं कि अब तमाम बोर्ड्स यहाँ पर आ चुकी होती है। जिसके बाद हमें इस बोर्ड के अंदर एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन ने वेट्रेस के सर को फोड़ दिया होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है, इसलिए मुझे वापस जाना है। अब जाओ और जाकर अपनी बॉस को यहाँ पर बुला कर लाओ ताकि मैं टाइम पर वापस जा सकूं। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलते हुए एक लेडी आ गई होती है और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि आप इतनी जल्दी में यहाँ से जाना चाहते हो। और इसी के साथ हमें स्वॉर्ड घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक काफी ज्यादा यंग लड़की है। और इसी के साथ इसके पीछे इसका बॉडीगार्ड भी मौजूद होता है। जिसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ पर सोफे पर आकर बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है, सर आखिर क्या बात है, क्या आप हमारी पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे? तो वो बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी पार्टी की किसको परवाह है, मैंने कहा ना मुझे इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे वापस जाना है, अब मुझे यहाँ से वापस जाने दो। लेकिन इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट उस प्रेसिडेंट के फेस के ऊपर हाथ लगाती है और वो बोलती है, सर आप तो कितने ज्यादा रूड हो, मैं आपसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ लेकिन आप तो मुझसे बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहे हो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस प्रेसिडेंट को अचानक से काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अचानक से इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? और वो सोफे से नीचे गिर जाता है। इस पर्सन को देखकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हारे जैसे एनोइंग लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट अपने बॉडीगार्ड से बोलती है, इसे उठाओ और समुद्र के अंदर फेंक दो ताकि मछलियाँ इसका डिनर कर सके। और ये सुनकर वो पर्सन भी उस गर्दन को दबाकर उसे मार डालता है। जिसके बाद वो उसे उठा लेता है और वो उसे लेकर जा रहा होता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या पीटर यहाँ पर आएगा? तो ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन सच बताओ तो मैं पीटर का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हूँ। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, क्योंकि मैं पीटर को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और पीटर को किल करने के लिए अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग बोल रहा होता है, जे क्या हम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं? तो जे बोल रहा होता है, लगता तो यही है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सर जिस जगह पर मौजूद होते हैं ये एक बहुत ही बड़ा क्लब होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस शिप के अंदर एक बहुत ही बड़े क्लब के साथ एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल भी मौजूद है, एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी होटल भी मौजूद है और यहाँ पर वर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े रिच पीपल्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अयाशियां करने के लिए आए हैं। और इसी वक्त हॉन्ग बोलता है, जे क्या तुम तैयार हो? जो हमने सोचा था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो ये सुनकर जे बोलता है, ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर एक पर्सन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, वाओ लड़को तुम तो सच में क्लीनिंग करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, मैंने इतने ज्यादा फास्ट क्लीनर्स तो कभी भी नहीं देखे। और इसी वक्त वो उन दोनों को अपने पास बुलाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए ये लो ये तुम्हारा इनाम है। और हम देखते हैं कि हॉन्ग भी इन पैसों को ले लेता है और वो जब इन पैसों को काउंट कर रहा होता है तो वो कह रहा होता है, जी तुम्हें क्या लगता है ये कितने होंगे? मुझे लगता है ये तकरीबन $100,000 है। लेकिन इस साथ जब उन्होंने इन्हें काउंट किया होता है तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि ये टोटल $1 मिलियन होते हैं। और इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और हॉन्ग बोल रहा होता है, जे ये काम तो काफी ज्यादा कमाल का है, आज के बाद हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अब से हम लोग क्लीनिंग का काम ही किया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम भी मौजूद होता है जो कि इन लोगों की इस तरह की हरकतों को देख रहा होता है। और इसी के साथ हमें स्वॉर्ड घोस्ट की आवाज आती है जो कि इस वक्त ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद होती है और सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सभी लोगों को चेयर कर रही होती है और उन लोगों से बोल रही होती है, अब सभी लोगों का शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर आए। और वो यहाँ पर और भी काफी ज्यादा चीजें बोल रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा हीरो भी आ चुका होता है जो कि इस लड़की को देखकर सोच रहा होता है, तो वो तुम हो जो ग्लोरी का न्यू फिक्स साइमन है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और यहाँ पर इस ऑक्शन की जो मेन चीज होती है सबसे पहले उसे शो किया जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और खतरनाक पॉइजन है जिसका नाम फोटारोक है। और इस पॉइजन को यहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर इन लोगों के पास ये पॉइजन बॉम्ब कैसे मौजूद है? ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये एक ही बार में पूरी एक कंट्री के लोगों को मार सकता है। जिसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट बोल रही होती है, आप में से बहुत ज्यादा लोग इस पॉइजन बॉम्ब के बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि इस पॉइजन बॉम्ब का नेम फोटारोक है और ये एक बायोकेमिकल वेपन है जो कि एक ही बार में हजारों लाखों लोगों की जानें ले सकता है। और वो इस बॉम्ब के बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें बता रही होती है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगती कि ये साइमन को पकड़ सके, तो आखिर इसने साइमन को कैप्चर कैसे कर लिया? क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इस लड़की को गाली देते हुए बोलता है, कमीनी औरत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से
चीजें चुराने की। यहाँ पे ये जो बॉम्ब मौजूद है इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ही तैयार किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसी वक्त वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है जाओ और इस कमीनी औरत को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। और हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड स्टेज के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो बोलता है सर यहीं पर रुक जाइए, आप स्टेज पर नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं लड़की हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए ओबीडियंट तरीके से हमारे साथ चल दो वरना हम जबरदस्ती से तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन इनकी बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बिल्कुल रिलैक्स खड़ी होती है और वो बोलती है मुझे लगता है अभी उसका असर नहीं हुआ है, लेकिन असर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो ये सुनकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आई होती, लेकिन इसी वक्त उनका चेहरा जलना स्टार्ट हो जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो दोनों बॉडीगार्ड्स ही जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इन लोगों को हुआ क्या है और ये इतने ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं, जबकि उस लड़की ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है नहीं उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जब ये लोग स्टेज पर जा रहे थे तो उस बॉडीगार्ड ने इन दोनों के फेस के ऊपर हाथ लगाया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने किसी पॉइजन का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है आप में से किसी भी पर्सन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं यहाँ पर कोई भी पर्सन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये सुनकर कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलती है और हाँ एक और चीज, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये बायोकेमिकल वेपन इस ऑक्शन हाउस में सबसे कीमती चीज है, लेकिन इस ऑक्शन हाउस की सबसे ज्यादा स्पेशल आइटम को अभी तक शो नहीं किया गया है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कल इसी वक्त इस शिप की सबसे ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट आइटम को आप लोगों के सामने शो किया जाएगा, लेकिन उसे देखने के बाद आप सभी लोगों के होश बिल्कुल उड़ जाएंगे। और हम देखते कि आसपास सभी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसी भी क्या चीज है जो फोटोरॉक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं कि किम को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड घोस्ट करने क्या वाली है। मुझे पूरा यकीन है साइमन इसी शिप के ऊपर मौजूद है, इसीलिए मुझे कल से पहले उसे तलाश करना होगा। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड उस लड़की से बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पर पीटर आया होगा। तो वो लड़की बोलती है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन कल पीटर हम लोगों के सामने जरूर आएगा। जिसके बाद हमें दोबारा से चो यूनचेंग और किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चो यूनचेंग बोल रहा होता है किम मैं इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस हूँ और शायद इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस बोट के ऊपर इस वक्त वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पावरफुल और रिच पीपल्स मौजूद हैं, लेकिन इस बोट पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस पर्सन है वो इस बोट की ओनर है। और अगर कोई पर्सन इस बोट के ऊपर जिंदा रहना चाहता है तो उसे उसी की बातों को मानना होगा, क्योंकि इस बोट के ऊपर उसी के हुक्म का सिक्का चलता है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए ताकि हम डिनर कर सकें। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट आ चुकी होती है और वो बोलती है मिस्टर चोई मैंने सोचा नहीं था कि आप भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन मुझे बताइए आखिर आपको तलाश करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। और इससे वक्त वो चो यूनचेंग के पास आ गई होती है और वो उसकी टाई को पकड़कर बोल रही होती है जब मैंने आपको इनवाइट किया था तब तो आप आए नहीं थे और अब आप अचानक से यहाँ पर आ गए हो, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ। तो सुनकर चो यूनचेंग बोल रहा होता है ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस वक्त मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट चो यूनचेंग के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आई हूँ और तुम जाकर रेस्ट करना चाहते हो। और इसकी बात सुनकर चो यूनचेंग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर स्वॉर्ड घोस्ट को धक्का मारकर उसे पीछे कर देता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुमने सुना नहीं, मिस्टर चोई ने बोला है कि वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं और वो बाद में तुमसे बात कर सकते हैं। लेकिन और इसी वक्त पीटर स्वॉर्ड घोस्ट के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है अगर तुम्हें डिनर करने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें इसके लिए कंपनी दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और स्वॉर्ड घोस्ट भी पीटर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। और दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बैड फाइट्स होने वाली हैं और इस एपिसोड की तरह तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।